Good evening everybody. Myself अकबर कमाल. आज से मैं आप लोगों की क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ. अब ये परमानेंट है या टेम्परेरी है इससे तो मतलब नहीं है, लेकिन हम लोग पढ़ाई करेंगे और ये टॉपिक कंटिन्यू करेंगे हम लोग. आपको पहला चैप्टर जो इलेक्ट्रिसिटी वाला है वो कंप्लीट करा दिया गया है, जैसा कि मुझे बताया गया इन ऑल रिस्पेक्ट. तो बढ़िया से उसको रिवाइज़ करिए. उस पर बेस्ड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, प्रैक्टिस है, मॉड्यूल है, एनसीईआरटी है. ध्यान रखिएगा, मॉड्यूल और एनसीईआरटी दोनों को सामने रखना है. मतलब ना, एनसीईआरटी की भी एक एक लाइन पढ़ना है और उसमें जो क्वेश्चन दिए हैं वो भी सॉल्व करना है, क्योंकि एकेडमिक्स में मोस्टली जो है वो एनसीईआरटी तक अपने आप को वो लिमिट रखते हैं. और कंपटीशन में जो है वो जाहिर सी बात है कि कोई अपर लिमिट नहीं है. चाहे आप एनटीएससी की बात करें या चाहे आगे आने वाले 11th एंड 10th की बात करें, तो वहाँ पे भी चीज़ें जो है मतलब थोड़ी मोड़ी आगे पीछे जा सकती हैं. तो इसलिए जो है हमारी जो पढ़ाई का लेवल होगा वो एनसीईआरटी से ऊपर तक जाएगा. तो जैसा आपने अभी तक किया होगा वैसा ही होगा, कुछ बहुत मेजर चेंज नहीं आएगा. ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस आपको काम आएगा. टाइम के साथ आप उससे सीखेंगे, गेन करेंगे. तो जो एनसीईआरटी का शेड्यूल है, जो एनसीईआरटी की जो कंटेंट है, तो उसमें ऑप्टिक्स पहले पढ़ाया जाता है, लाइट वाला पार्ट पहले पढ़ाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी बाद में लेते हैं. उससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता. तो ज़्यादा इंट्रोडक्शन और बातचीत की मेरे ख़्याल से ज़रूरत नहीं है, और मेन काम जो है वो पढ़ना पढ़ाना है, तो वो काम शुरू होना चाहिए हमारा. तो जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी के बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट. करंट हम समझते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज इज़ नथिंग बट करंट. तो यहाँ से हमारी स्टार्टिंग होती है और लेट अस स्टार्ट. या आप नोट्स पहले से बना के रख लीजिए रजिस्टर पे. तो आपको क्या होगा कि यहाँ पे डायरेक्टली जो है आपको सिर्फ डिस्कशन सुनना होगा, और जो है नोट्स आपके पास ऑलरेडी रहेंगे. वहाँ पे चीज़ों को आप मार्क करते रहिएगा कि यस ये सब चीज़ें है ना. आप भले आपको ना समझ में आए, लाइक नोट्स जो मैंने भेजा उसको आपको पूरा समझ में नहीं आया, लेकिन आप उसको फिर भी नोट कर लीजिए. और फिर जब ये लेक्चर होगा हमारा, तो वहाँ पे हम जो सारी चीज़ें आपको समझाएंगे. और उसके बाद भी अगर कुछ डाउट रह जाएगा तो हम उसको जब लाइव क्लास होगी तो वहाँ पे आप डायरेक्टली आप ना बोल सकते हो. जो भी तरीका होगा, चाहे ऑडियो की हेल्प से बोलो, चाहे चैट बॉक्स में जाके आप तो अपनी बात रख सकते हो. तो लाइव क्लास में ज़्यादा आपके डाउट्स लेने की कोशिश की जाएगी, जो भी गिवन टाइम फ्रेम में पॉसिबल होगा. और उसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात आएगी. तो पहला जो भी लेक्चर होता है, जाहिर सी बात उसमें थ्योरी पार्ट पहले ज़्यादा आता है, फिर हम धीरे धीरे जो है कुछ न्यूमेरिकल की बात करते हैं, फार्मूलों की बात करते हैं, और इस तरीके से जो है या डेरिवेशन की कुछ बात आती है. तो मोस्ट प्रॉब्ली आज का लेक्चर जो है वो ज़्यादा थ्योरेटिकल होगा. हर चीज़ को है ना, हमारी जो कोशिश होगी वो ये होगी कि चीज़ों को एक ब्रॉड वे में रखा जाए, एक जनरलाइज किया जाए चीज़ों को. थोड़ा सा ना अपना दिमाग जो है वाइड करें, और जो है ये हमारा बैकग्राउंड बनेगा. तो ये चीज़ें हमें, ये टॉपिक जो आज हम पढ़ रहे हैं 10th में, ये अल्टीमेटली यही टॉपिक आपको 12th में आएगा. तो यहाँ पे आप जितना ज़्यादा यहाँ से समझ लेंगे तो वहाँ 12th में आपके लिए उतनी आसानी होगी. आप जानते हो फाउंडेशन प्रोग्राम का ये पर्पज़ भी होता है कि आप 10th में रहते हुए 12th की काफ़ी परसेंटेज चीज़ें पढ़ सकते हो, या 9th में रहते हुए आप 11th की काफ़ी कुछ है ना. बहुत ज़्यादा हम नहीं लेके जाते, क्योंकि हर तरीके के स्टूडेंट का अपना माइंड सेट होता है. कोई नहीं चाहता कि हम जो है 9th में रहते हुए 11th के पार्ट क्यों पढ़ें, लेकिन बहुत थोड़ा कंटेंट और इतना स्मूथली वो रहता है कि उसमें हमको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती. और सभी को कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आप 10th के बाद 11th और 12th में जाएंगे ही. तो इसलिए वो कंटिन्यूटी आपको बहुत स्मूथ रहेगी, ट्रांजिशन बहुत स्मूथ रहेगा. तो 10th से 12th और 9th से 10th वो एक तरीके से फाउंडेशन, जो हमारा ब्रिज जो फाउंडेशन प्रोग्राम है वो एक तरीके से ब्रिज का काम करता है. और 10th से 11th का जो ट्रांजिशन है या 12th का जो ट्रांजिशन है बहुत स्मूथ ट्रांजिशन हो जाता है. तो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर. सो प्लीज़ सी द हेडिंग और नोट्स में इसको कंफर्म करो. मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट.
देखिए, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट, सबसे पहली बात है, अगर हम लोग सबसे पहले इसको डिफ़ाइन कर दें, सबसे पहले इसकी डेफिनीशन, तो इसकी डेफिनीशन आपके सामने है। ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड इन इट्स सराउंडिंग रीजन। यहाँ पे सब बातें हमारे लिए कुछ बातें हमारे लिए नई हो सकती हैं, जैसे मैग्नेटिक फील्ड हमने बोल दिया, तो हमें समझाना होगा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कैसे क्या चीज़ होती है। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पार्ट पढ़ के आए हैं, वहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड समझाया होगा। तो जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है, उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है। A current carrying conductor produce magnetic field in its surrounding region. This phenomena is called magnetic effect of current. देखा जाए तो जहाँ पे हम लोग बेसिक चार्ज की प्रॉपर्टी आपको बताया होगा सर ने, तो वहाँ पे हम इंट्रोडक्शन बताते हैं कि जो स्टैटिक चार्ज होता है वो अपने चारों तरफ के रीजन में अपना इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करता है। भाई, जो मैं हूँ यहाँ पे अगर आपके सामने, तो मेरा एक इफ़ेक्ट है आपके ऊपर। तो इसी तरीके से स्टैटिक चार्ज वो अपने चारों तरफ के रीजन में जो इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर वही चार्ज मूविंग हो जाए, और आप जानते हो करंट की डेफिनेशन में दी है बार बार, करंट क्या भाई, मूविंग चार्ज कंस्टिट्यूट्स करंट। तो आपको बताया गया कि मूविंग चार्ज अपने चारों तरफ के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड तो करेगा ही, क्योंकि चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा। मूविंग होने की वजह से वो एक और तरीके का इफ़ेक्ट पैदा करेगा, और उस इफ़ेक्ट को, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो इफ़ेक्ट है उसको हम महसूस करेंगे एक तरीके से कि भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। जैसे अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसको महसूस करने का तरीका क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहाँ पे आप एक चार्ज रख दीजिए जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट चार्ज। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस टेस्ट चार्ज पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो हम बोलेंगे कि ये जो चार्ज है वो यहाँ के इलेक्ट्रिक फील्ड को महसूस कर रहा है, उस पर फोर्स लग रहा है। इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड को भी महसूस करने का कोई तरीका होगा, हो सकता है सिर्फ स्टैटिक चार्ज जो उस मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस ना कर पाए, उसको महसूस ना कर पाए। तो कोई ऐसा तरीका होगा जिससे हम ये बता सकते हैं कि भाई यहाँ पे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, या इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसको छोड़ दो, मैग्नेटिक फील्ड है तो हम उसको कैसे चेक करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं, छोड़ दो। तो उसको चेक करने का कोई तरीका होगा। तो पहली बात है, चलिए हम चेक भी करेंगे। मूविंग चार्ज अपने चारों तरफ के रीजन में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। आप इलेक्ट्रिक फील्ड को बर वक्त यहाँ पे छोड़ दो, इसको हम बता देंगे कि अभी इसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। सॉरी, मूविंग चार्ज प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो मूविंग चार्ज और करंट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कुछ डिफरेंस तो बनेगा, किस तरीके का बनेगा वो अभी डिस्कशन का पार्ट नहीं है। पहले तो सिर्फ डेफिनेशन। A current carrying conductor produce magnetic field in its surrounding region. This phenomena is called magnetic effect of current. अब बात ये हो रही है कि मैग्नेटिक इफेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल सही बात है। और भी इफ़ेक्ट्स हैं क्या करंट के जो आपने पढ़े या पढ़ेंगे? तो जाहिर सी बात है, अगर आप देखेंगे प्रीवियस चैप्टर में आपको हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट पढ़ाया गया है। उसी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के ही एप्लीकेशन में आपने पढ़ा होगा, बल्ब, गीज़र, हीटर, और जो है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग वहाँ पे है, हीटिंग इफेक्ट। तो हीटिंग इफेक्ट आप पढ़ के आए हो। और जो करंट का एक और इफेक्ट हम जो पढ़ सकते हैं वो है केमिकल इफेक्ट, है ना। केमिस्ट्री में भी इसको पढ़ाया जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस पार्ट होता है आपके केमिस्ट्री में, कब आएगा मुझे नहीं मालूम है, लेकिन अभी यहाँ पे इसको हमने डॉट मार्क कर दिया, यानी यहाँ पे इसको बात करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसकी ज़रूरत आएगी, चाहे फिज़िक्स में आए चाहे केमिस्ट्री में आए। तो केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट भी हमारे सिलेबस का पार्ट है, केमिस्ट्री या फिजिक्स मिला के। और वहाँ पे जो इलेक्ट्रोलिसिस का जो प्रोसेस है वो केमिकल इफेक्ट के अंडर में उसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमें पढ़ना है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। हमें पढ़ना है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, लेकिन करंट से पहले क्या कोई और सोर्स है जो मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा करता है? ठीक है, तो इसलिए हमें पढ़ना तो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, लेकिन उससे पहले हमें पढ़ना होता है मैग्नेट्स के बारे में
क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ये बहुत बाद की चीज़ है। और उससे पहले की बात ये है कि जो एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाला सोर्स है वो है मैग्नेट। तो हम लोग पहले मैग्नेट के बारे में इंट्रोडक्शन करेंगे, और जिस तरीके से मैग्नेट अपने चारों तरफ के रीजन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, वैसे ही करंट कैरिंग कंडक्टर भी करेगा। तो हम बोल देंगे करंट कैरिंग कंडक्टर इज जस्ट लाइक ए मैग्नेट। तो हमारी जो पहली जानकारी है वो है मैग्नेट, और करंट वाली जानकारी हमको बाद में हुई है, ये आपको कहानी के फॉर्म में आगे पता चल जाएगा। तो प्लीज सी मैग्नेट्स एंड मैग्नेटिज्म, दो वर्ड यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, एक तो बोल रहा हूँ मैग्नेट और एक बोल रहा हूँ मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेट वो सब्सटेंसेस हैं और मैग्नेटिज्म उन सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टी है ना, मैग्नेटिज्म। तो कोई भी पहले डिफाइन कर लो। मैग्नेटिज्म is the property of certain substances magnetism is the property of certain substances due to which, मैग्नेटिज्म का जो मेन प्रॉपर्टी है वो क्या है मैग्नेटिज्म की, ड्यू टू विच दे अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक आयरन, निकल, कोबाल्ट एटसेट्रा टुवर्ड्स देमसेल्व्स। मैग्नेटिज्म कुछ ऐसे सब्सटेंसेस लाइक मैग्नेट्स, जिनको मैग्नेट कहेंगे। मैग्नेटिज्म इज द प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस ड्यू टू विच दे अट्रैक्ट अदर मैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक आयरन, निकल, कोबाल्ट एक्सेट्रा टुवर्ड्स देमसेल्व्स। वो अपनी तरफ उसे अट्रैक्ट करते हैं। तो जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो अट्रैक्शन की, यानी, और ये जो सब्सटेंसेस हैं वही सब्सटेंसेस बेसिकली क्या है, मैग्नेट्स हैं। इन्हीं मैग्नेट्स के अंदर ये प्रॉपर्टी है मैग्नेटिज्म की। तो अगर आपको मैग्नेटिज्म की डेफिनेशन देना है तो आप ये डेफिनेशन दे देना, और अगर आपको मैग्नेट्स की डेफिनेशन देना है तो आप ये दूसरी वाली डेफिनेशन दे देना। मैग्नेट्स the substances which possess the property of attracting other magnetic materials, the substances which possess the property of attracting other magnetic materials like iron, nickel, cobalt etc. तो एक तो प्रॉपर्टी हो गई अट्रैक्ट करेंगे, वो यहाँ पे निकल, कोबाल्ट के ही एग्जाम्पल क्यों दिए जा रहे हैं, क्योंकि इन्हीं को वो अट्रैक्ट करेगा, हर एक को अट्रैक्ट नहीं करेगा, है ना। या और दूसरों करेगा तो वो अट्रैक्शन इतना कमज़ोर होगा कि हम उसे देख भी नहीं पाएंगे। या ऐसा भी हो सकता है कोई ऐसा मटेरियल जिसको रिपेल भी करे। इसलिए यहाँ पे हम जो एग्जांपल दे रहे हैं वो आयरन, निकल, कोबाल्ट के दे रहे हैं हम, है ना। डिफरेंट टाइप के मटेरियल होते हैं, तो वो टाइप ऑफ मटेरियल यहाँ पे डिस्कशन का पार्ट नहीं, लेकिन यहाँ पे बार बार बोला जाएगा कि इनको जो अट्रैक्ट करेंगे वो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा। और अगर मैं कोई और एग्जाम्पल ले लूँ, एल्यूमिनियम ले लूँ, कॉपर ले लूँ, लेड ले लूँ, या कुछ और इस तरीके का हो सकता है कि वो उनको इतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट ना करे, या मे बी वो रिपेल करे। तो हमें जो बताना है, जो बहुत स्ट्रांगली विजिबल है, वो ही बताना है यहाँ पे। मैग्नेट्स द सब्सटेंसेस विच पजेस द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग अदर मैग्नेटिक मटेरियल। तो एक तो होगी अट्रैक्ट करने वाली बात, ठीक है ना। मैग्नेट की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या, अट्रैक्ट करेगा मैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक आयरन, निकल, कोबाल्ट। और दूसरा क्या है, मैग्नेट की दूसरी प्रॉपर्टी इसी के साथ डिफाइन की जा रही है। दो प्रॉपर्टीज एक साथ डिफाइन की जा रही है क्योंकि दोनों ही फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं। और दूसरा क्या है, एंड पॉइंट्स इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन सॉरी एंड पॉइंट्स इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली आर कॉल्ड मैग्नेट्स। अगर मैग्नेट को मैं फ्रीली सस्पेंड कर दूं, आप एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दीजिए तो क्या होगा, वो अपने आप को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाके रोकता है, और वो होती है हमारे ज्योग्राफी के हिसाब से नियरली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। वो उस डायरेक्शन में जाके क्यों रुकता है वो एक डिस्कशन का पार्ट है डेफिनेटली, लेकिन वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही रुकता है, ठीक है। तो उसकी दो प्रॉपर्टी है, मैग्नेट की दो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होगी। एक हो गई वो मैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक आयरन, निकल, कोबाल्ट एटसेट्रा को अट्रैक्ट करेगा, और दूसरा ये कि अगर उस मैग्नेट को, सो कॉल्ड जिसको मैग्नेट कह रहे हैं, अगर मैं उसको फ्रीली सस्पेंड कर दूं, जैसे आपने देखा होगा कंपास जो निडल होती है, आप उसको रखेंगे कहीं पे भी तो वो हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपने आप को ओरिएंट करता है, अपने आप को अलाइन करता है।
वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्यों करता है वो डिस्कशन का पार्ट है, लेकिन वो हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करता है। ठीक है, तो ये हो गई डेफिनेशन मैग्नेट्स की। फिर से देख लीजिए, द सब्सटेंसेज विच possess the property of attracting other magnetic materials like iron, nickel, cobalt etc. and points या point in north south direction when suspended freely are called magnets। तो यहाँ पे पॉइंट कर दो, अपने आप को हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन कर लेगा। ये हो गई आपकी डेफिनेशन मैग्नेट्स की। ठीक है, उसके बाद ये आपका टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स। तो सेकंड पेज पे चलते हैं। टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स, देखिए यहाँ पे इसको इस तरीके से मैंने डिवाइड किया हुआ मैग्नेट्स को डिफरेंट टाइप में। सबसे पहले हमारा पहला ग्रुप है नेचुरल मैग्नेट्स और दूसरा है आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट को हमने फर्दर डिवाइड किया दो पार्ट में, मटेरियल बेस्ड मैग्नेट्स और करंट बेस्ड मैग्नेट्स। ठीक, यानी टोटल हो गए 3 टाइप के, नेचुरल मैग्नेट्स और आर्टिफिशियल मैग्नेट में फिर से 2 टाइप के, मटेरियल बेस्ड और करंट बेस्ड। तो लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज़ नेचुरल मैग्नेट्स? नेचुरल मैग्नेट क्या है? आयरन का एक और, जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटाइट, जिसका फार्मूला है शायद Fe3O4। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, कई तरीके के आयरन के ओर होते हैं, 2 ज़्यादा पॉपुलर हैं, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट, केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे। एन आयरन ओर हैज़ द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म। इस आयरन ओर के अंदर वो मैग्नेटिज्म की बेसिक प्रॉपर्टी है। 2 प्रॉपर्टी बेसिक है फंडामेंटल, एक अट्रैक्ट करने वाली और दूसरी डायरेक्शन वाली, यानी उसको सस्पेंड करेंगे तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रुकेगा, और सबसे फंडामेंटल तो अट्रैक्ट करने वाली है। तो ये मैग्नेटाइट जो है, जो आयरन ओर है, और ये चूँकि नेचुरली अकरिंग है, ये नेचुरली अकरिंग है, जो हमने नहीं बनाया है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम नेचुरल मैग्नेट्स। तो ध्यान रखिएगा इसका नाम मैग्नेटाइट, जिसका फार्मूला Fe3O4 है, ये एक नेचुरल मैग्नेट है, इसके अंदर मैग्नेटाइजेशन की प्रॉपर्टी है। इट वाज फाउंड, इसका नाम मैग्नेटाइट क्यों पड़ा? क्योंकि ये मैग्नीशिया में पाया गया। ये ओल्ड ग्रीस में कोई जगह है मैग्नीशिया, उसी मैग्नीशिया वर्ड से मैग्नेटाइट, और उसी मैग्नेटाइट वर्ड से मैग्नेट, मैग्नीशिया से मैग्नेटाइट और मैग्नेटाइट से मैग्नेट। इस नेचुरल मैग्नेट की क्या खास बात होगी भाई? वेरी वीक अट्रैक्टिंग पावर, बहुत वीक इसका अट्रैक्टिंग पावर है। इरेगुलर शेप और साइज़ का होगा, है ना, आप एक लंप के फॉर्म में होगा, कोई एक प्रॉपर शेप और साइज़ के फॉर्म में नहीं होगा। तो इसीलिए ये किसी कॉमर्शियल यूज़ का नहीं है, नो यूज़ फॉर कमर्शियल पर्पस। इट इज़ वेरी वीक अट्रैक्टिंग पावर, इट इज़ ऑफ इरेगुलर शेप एंड साइज़। ठीक है, बस इसका नाम आपको ध्यान होना चाहिए, नेचुरल मैग्नेट। अगर पूछे आपसे भाई नेचुरल मैग्नेट कौन होता है भाई, तो आप बता देना कि एक आयरन का और है मैग्नेटाइट। मटेरियल बेस्ड मैग्नेट्स, जो हमारे आर्टिफिशियल मैग्नेट हैं, उनमें पहला है मटेरियल बेस्ड मैग्नेट। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट में जो पहला है वो हमारा मटेरियल बेस्ड मैग्नेट है। तो मटेरियल बेस्ड मैग्नेट देखिए, जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होगा, आर्टिफिशियल होगा, मैन मेड, हम बनाएंगे, इंडस्ट्री के अंदर बनाएंगे। मैग्नेटिज्म विल बी डेवलप्ड आर्टिफिशियली इन मैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक आयरन, निकल, कोबाल्ट। इन्हीं मटेरियल के अंदर कर रहे हैं, देख रहे हैं, है ना। कोई और मटेरियल यूज़ करेंगे तो उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट तैयार नहीं होगा, उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म नहीं पैदा होगा, है ना। प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन। क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइजेशन। किसी मटेरियल के अंदर मैग्नेटिज्म को पैदा करने को प्रोसेस को हम बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन। तो इन मटेरियल के अंदर वो मैग्नेटाइजेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पैदा होगा। मैग्नेटिज्म विल बी डेवलप्ड, या इंड्यूस भी कह सकता हूँ, इंड्यूस्ड आर्टिफिशियली इन मैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक आयरन, निकल, कोबाल्ट एट्सेट्रा। ठीक है, तो अब चूंकि हम आर्टिफिशियली उसको उसके अंदर पैदा कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? हम उसको स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिंग पावर का बनाएंगे। जब हमको आर्टिफिशियली बनाना तो फिर हम उसको एज पर रिक्वायरमेंट, जितनी अट्रैक्टिंग पावर की रिक्वायरमेंट होगी उतने अट्रैक्टिंग पावर का बनाएंगे, उतना स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। और चूँकि हमें बनाना है तो शेप और साइज़ भी हम डिसाइड करेंगे। तो इसलिए ये, है ना, कैन बी ऑफ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिंग पावर, कैन बी ऑफ रिक्वायर्ड शेप एंड साइज़, और उसी के हिसाब से हम उनके शेप के हिसाब से उन मैग्नेट्स के हम नाम रखते हैं। बार मैग्नेट
यू शेप मैग्नेट, मैग्नेटिक निडल जिसको हम लोग कंपास बोलते हैं, बहुत हल्का सा छोटा सा मैग्नेट होता है। बार मैग्नेट एक जो है वो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन में एक जो है रॉड की शेप में होता है, तो ये जो बार वर्ड है वो रॉड वर्ड के लिए भी इस्तेमाल होता है। ये आपका यू शेप मैग्नेट इस तरीके से होता है, ठीक है। तो इट विल बी ऑफ डिज़ायर्ड अट्रैक्टिंग पावर, इट विल बी ऑफ रिक्वायर्ड शेप एंड साइज, और उसके शेप के हिसाब से हम उसका नाम रख सकते हैं। तो बहुत सारे नाम यहाँ बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पॉपुलर हम लोग बार मैग्नेट ही यूज़ करते रहते हैं, यू शेप मैग्नेट, और सब उससे ज़्यादा पॉपुलर हमारा मैग्नेट नीडल, वो भी एक तरीके का बार मैग्नेट ही होता है। उसका शेप हम लोग कुछ इस तरीके का शो करते हैं, बहुत हल्का मटेरियल का होता है, और इसका पर्पज़ होता है कि ये किसी की मैग्नेटिक फील्ड में आ जाए तो ये इस पर क्या करेगा, घूम जाएगा, है ना। इसके बारे में सबसे ज़्यादा ही पढ़ेंगे कि इट विल डिफ्लेक्ट। तो आपने देखा होगा कि आप अगर एक कंपास निडल को के पास कोई मैग्नेट ला दें तो वो घूम जाती है जल्दी से, क्योंकि ये जो मैग्नेट है वो जाहिर सी बात है कि जो क्या करता है, अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, और वो निडल हल्की वैसे ही हल्की है, भारी है नहीं, और वो इस तरीके से पिवोटेड होती है कि आसानी से फ्रिक्शनलेसली घूम जाए। तो वो अपनी जगह से घूम के दूसरी जगह चली जाएगी। तो उससे हमें पता चलेगा कि यहाँ पे कोई मैग्नेट आ गया। अदरवाइज अगर ये मैग्नेट नहीं हो तो फिर वो किसके अंडर में रहेगी, वो फिर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रहेगी। एक्चुअली वो किसके अंडर में है, हम मानते हैं कि वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के अंडर में है, अर्थ के अंदर। मैं यहाँ पे ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ जो मैंने बताया था ना, कभी एक मैग्नेट को या मैग्नेट नीडल को जब हम फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो अपने आप को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्यों रोकता है, क्योंकि वहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है। इसलिए अगर कोई और मैग्नेट नहीं है तो वो जो मैग्नेटिक नीडल है, जो कंपास बॉक्स है सो कॉल्ड, वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के अंडर में है और उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रखती है। तो ये बहुत डिटेल में डिस्कशन हमारे पास आएगा। तो नेचुरल मैग्नेट्स, उसके बाद आर्टिफिशियल मैग्नेट में करंट बेस्ड मैग्नेट, और चूंकि इनके अंदर जो मैग्नेटाइजेशन किया जाएगा, मैग्नेटिज्म डेवलप की जाएगी, वो एक तरीके से परमानेंटली रह जाएगा, इसलिए ऐसे मैग्नेट्स को परमानेंट मैग्नेट्स भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं, क्योंकि आप अगर मैग्नेट खरीद के ले आएँ तो आप देखेंगे कि वो कई सालों तक उसके अंदर वो अट्रैक्टिंग पावर रहता। हो सकता है टाइम के साथ कुछ और फैक्टर हो सकते हैं जिनकी वजह से वो थोड़ा सा वीक हो जाए, लेकिन मोस्टली वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। और वो इसीलिए उसको बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट्स। उसके बाद आर्टिफिशियल मैग्नेट्स में दूसरा जो है वो है हमारा करंट बेस्ड मैग्नेट्स। ये वही करंट बेस्ड मैग्नेटिज्म हमको पढ़ना है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो यहाँ पे उसको इंट्रोड्यूस अभी किया जा रहा है सिर्फ। तो करंट बेस्ड मैग्नेट्स क्या होंगे, विल बिहेव एज मैग्नेट्स, यानी वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे। करंट कैरिंग वायर वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, लेकिन कब तक करेगा, सो लॉन्ग एज द करंट इज़ फ्लोइंग इन द वायर। और जैसे ही करंट बंद हो जाएगी वो मैग्नेट भी नहीं रहेगा। तो इसलिए ये मैग्नेट्स कैसे मैग्नेट हुए, टेम्परेरी मैग्नेट या परमानेंट मैग्नेट, इनको हम लोग बोलते हैं टेम्परेरी मैग्नेट्स, या इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। तो हमारे बहुत बड़े बड़े जो जनरेटर्स हैं, मोटर्स हैं, या इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं, उनके अंदर जाहिर सी बात है कि है ना करंट बेस्ड मैग्नेटिज्म होता है, क्योंकि बड़े बड़े क्या बोलते हैं मैग्नेट बना के वहाँ पे लगाएंगे तो बहुत हैवी भी हो जाएंगे। और करंट बेस्ड मैग्नेटिज्म में जाहिर सी बात है वायर जो होता है उसका वजन इतना ज़्यादा नहीं होगा एज़ कम्पेयर टू कि आप बड़े बड़े जो है मैग्नेट्स लगाएंगे। तो कहीं पे मैग्नेट्स लगाए जाते हैं, छोटे मोटे मोटर मैग्नेट्स भी लगा दिए जाते हैं, लेकिन बड़े जो मोटर या जनरेटर बनते हैं उनके अंदर जाहिर सी बात है कॉइलिंग होती है। आप जानते हैं ना, वो कॉइलिंग होती है, वो कॉइल, वो वाइंडिंग खुद ही मैग्नेटिज्म पैदा करती है। ये हमारे होते हैं टेम्परेरी मैग्नेट्स या इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। देखिए ये इंट्रोडक्शन चल रहा है, और उसी इंट्रोडक्शन में ये बात भी ऐड कर दिया जाए, बिफोर 1820 हमारा ये वो है ईयर है। 1820 में क्या हुआ है, ऑरस्टेड हमारे एक साइंटिस्ट हैं जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया 1820 में। तो उन्होंने क्या किया कि उसी ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट के ही पॉइंट ऑफ व्यू से हम जान पाए कि करंट भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। तो उससे पहले तो हम जानते भी नहीं थे कि करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो बिफोर 1820, ठीक है, मैग्नेटिज्म वाज, इस लाइन को है ना एक मिनट हटा दो,
Before 1820, magnetism was only material based phenomena, यानी सिर्फ मटेरियल बेस्ड मैग्नेट ही मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करते थे। तब 1820 में ऑयस्टेड साहब ने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये बताया कि करंट कैरिंग कंडक्टर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और इस तरीके से हम मानते हैं कि 1820 से पहले करंट अलग डिपार्टमेंट था, इलेक्ट्रिसिटी अलग डिपार्टमेंट था और मैग्नेटिज्म अलग डिपार्टमेंट था, क्योंकि मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करने वाले मैग्नेट्स से। लेकिन 1820 के बाद इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म कंबाइंड हो गए, क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये फिनोमेना कंबाइंड हो जाता है। और इसीलिए अब हमारी जो यूनिट है वो है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, तो हम देखेंगे कि करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, और इसका रिवर्स भी हमारे पास अवेलेबल है कि जो मैग्नेट्स हैं वो समहाउ करंट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बहुत पॉपुलर इसी चैप्टर का पार्ट है, तो फिर से देख लीजिए। 1820 से पहले मैग्नेटिज्म वाज ओनली ड्यू टू मटेरियल बेस्ड मैग्नेट्स। ठीक है, 1820 में ऑयस्टेड साहब ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जहाँ पे उन्होंने साबित किया कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर भी अपने, ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट आगे हम पढ़ेंगे, जहाँ पे उन्होंने साबित किया कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर भी अपने चारों तरफ के रीजन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जो कि हम पहले जानते थे कि ये सिर्फ मैग्नेट करता है। तो इस तरीके से 1820 के बाद करंट और मैग्नेटिज्म कंबाइंड कॉन्सेप्ट हो गए, दे आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड समहाउ इलेक्ट्रिक करंट भी प्रोड्यूस कर सकती है। इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के कॉन्सेप्ट कंबाइंड हो गए। मैग्नेट्स के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं, थोड़ी सी और बात करना चाह रहे हैं, तो प्रॉपर्टीज़ के बारे में करेंगे, और जो उसमें टर्म्स यूज़ होने जा रहे हैं वो हम बात करेंगे यहाँ पे। तो प्लीज़ पुट द हेडिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट्स। सो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ और रिलेटेड टर्म्स रिलेटेड टू मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेट्स। तो सबसे पहले मैग्नेट्स रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ में प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन, वो उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, लेकिन अब उसमें हम थोड़ी सी और बात ऐड कर रहे हैं। प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन, और उसके बाद मैग्नेट की बात हो रही है, पोल्स ऑफ द मैग्नेट। पोल्स ऑफ द मैग्नेट, तो ठीक है, मैग्नेट जो है वो अदर मैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक आयरन, निकल, कोबाल्ट एट्सेट्रा को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, लेकिन जो पूरी मैग्नेट की बॉडी है, उस पूरी मैग्नेट की बॉडी के अंदर जो अट्रैक्शन पावर है वो एक जैसा नहीं है, सेम नहीं है। मैग्नेट्स अट्रैक्ट स्मॉल पीसेज ऑफ मटेरियल्स लाइक आयरन, निकल, कोबाल्ट एट्सेट्रा। यस, द अट्रैक्टिंग पावर इज स्ट्रॉन्गेस्ट near the ends of the magnet, जिनको हम लोग बोलते हैं पोल्स, और दो पोल्स उसमें होंगे, और वो नियर द एंड्स होंगे, एंड के पास होंगे। एग्जैक्टली एंड पे क्यों नहीं होते, वो एक अलग कहानी है, एटॉमिक लेवल पे जाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा किस तरीके से मैग्नेटाइजेशन होता है, अभी वो सिर्फ हमको समझना। तो यहाँ पे दो पोल्स हमेशा बनेंगे मैग्नेट के अंदर, और वो रीजन होगा मैग्नेट का जिसके अंदर जो है अट्रैक्शन पावर सबसे ज़्यादा होगा, वो दो रीजन होंगे। ठीक है, उनको हम बोलते हैं पोल्स। तो इसका तरीका ये होता है कि जैसे ये मैग्नेट मेरे पास है, आप यहाँ पे आयरन फाइलिंग्स समझते हो ना, आयरन का बहुत सारा बारीक बारीक पाउडर के फॉर्म में आप इस मैग्नेट के ऊपर डाल दो, तो आप देखोगे कि जो वो आयरन का पाउडर है वो पूरी बॉडी पे यूनिफॉर्मली उसमें स्टिक नहीं होगा, क्योंकि जहाँ पे अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगा वहाँ पे सबसे ज़्यादा पाउडर चला जाएगा, और ये वो रीजन होगा जहाँ पे जो आयरन फाइलिंग्स हैं वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होंगी, और बीच के हिस्से में जो है वो क्या नाम है, वहाँ पे आयरन फाइलिंग सबसे कम होंगी, यहाँ पे जो इसका अट्रैक्टिंग पावर है वो सबसे कम है। तो जो पोल्स हैं वो रीजन है मैग्नेट के अंदर जो नियर द एंड्स होते हैं, और इनका अट्रैक्टिंग पावर सबसे ज़्यादा होता है। पूरी बॉडी का अट्रैक्टिंग पावर एक जैसा नहीं होता है। तो
प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन तो है ही है, और वहाँ पे उसी की हेल्प से हमने बताया पोल्स ऑफ द मैग्नेट। ठीक है, अब ये दो पोल हैं, तो इन दोनों पोल को हमें अलग अलग कैसे पहचानें, कैसे उनको क्या नाम दें, तो उसके लिए हम लोग अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं, और जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज़ प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्शन। आपको अभी बताया फंडामेंटल प्रॉपर्टी में अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी है और डायरेक्शन की प्रॉपर्टी, यानी अगर मैं मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करूं तो वो अपने आप को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाके रोकता है। ये बार बार मैं बोल रहा हूँ क्यों रोकता है, वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के अंडर में, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड उसको बोलती है कि तुमको इधर ही रहना है, क्यों रहना है, वो पूरी कहानी एक चलेगी आगे। तो डायरेक्शन, अब जब मैं मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करूंगा तो जो मैग्नेट है वो अपने आप को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, दैट इज नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाकर रोक देगा। अब वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ है, तो अब जो पोल व्हेन ए मैग्नेट इज, तो हम मैग्नेट के जो मैग्नेट के दो पोल से हम उनको नाम देना चाहते हैं, और नाम क्या देंगे, नॉर्थ और साउथ पोल्स। तो जब मैं मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करूंगा तो वो अपने आप को नियरली ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ओरिएंट कर लेगा। ठीक है, और यहाँ से हमको अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का आइडिया मिलता है कि बेसिकली वो जो मैग्नेट को मैंने फ्रीली सस्पेंड किया वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के अंडर में है। तो अब उसमें से द पोल विच पॉइंट्स टूवर्ड्स ज्योग्राफिकल नॉर्थ, जो मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड किया वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आ गया। तो अब जो पोल ज्योग्राफी के नॉर्थ की तरफ है उसको हम कहेंगे नॉर्थ पोल, और जो ज्योग्राफी के साउथ में उसको बोलेंगे हम साउथ पोल। द पोल विच पॉइंट्स टूवर्ड्स ज्योग्राफिकल नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ पोल। नॉर्थ सीकिंग, यानी वो नॉर्थ की तरफ जाना चाह रहा है ना, ध्यान रखिएगा, नॉर्थ पोल मतलब नॉर्थ सीकिंग। एंड द पोल विच पॉइंट्स टूवर्ड्स ज्योग्राफिकल साउथ इज कॉल्ड साउथ पोल। इट इज एक्चुअली साउथ सीकिंग पोल। यहाँ पे एक डायग्राम बनाया गया है, 3 डायमेंशनल डायग्राम है ना। यहाँ पे इस तरीके से मेरे नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। तो जब मैंने मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड किया तो आप देखिए कि जो है वो मैग्नेट जो है वो एक 3 डायमेंशनल डायग्राम है। तो ये इस तरीके से मैग्नेट चला गया, तो इधर जो ज्योग्राफी का नॉर्थ है और इधर ज्योग्राफी का साउथ है। तो जो पोल नॉर्थ की तरफ है उसको हमने नॉर्थ पोल नाम दे दिया, और जो साउथ की तरफ है उसको साउथ पोल नाम दे दिया। तो इस तरीके से जो दो पोल हैं, है ना, अट्रैक्शन पावर के हिसाब से दोनों एक जैसे हैं, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हमने नाम दिया है, पहचानने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक को हमने नॉर्थ कह दिया और दूसरे को साउथ कह दिया। जो नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा है उसको नॉर्थ पोल कहेंगे, और जो साउथ जब फ्रीली सस्पेंड किया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, और डायरेक्शनल प्रॉपर्टी से हमको पोल्स के नाम रखने में मदद मिली। एक को हम बोलते हैं नॉर्थ पोल, दूसरे को बोलते हैं साउथ पोल। ठीक है, और मैंने बता दिया द पोल्स आर नियर द एंड्स नॉट एग्जैक्टली एट द एंड्स। एक्सप्लेनेशन के लिए आपको एटॉमिक लेवल की थ्योरी की ज़रूरत पड़ेगी, जो अभी यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए आपको अपना जहन उस तरफ नहीं लेके जाना है कि वो एग्जैक्टली एंड पे क्यों नहीं है ना, वो अननेसेसरी हो जाएगा, क्योंकि अभी हम उस लेवल पे नहीं जा रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मैग्नेट के अंदर हमेशा दो पोल होंगे, एक को हम नॉर्थ और एक को साउथ कहेंगे। सिंगल पोल कभी नहीं होगा, मोनोपोल डजंट एग्जिस्ट। एवरी मैग्नेट हैज़ 2 poles, there is no concept of single pole, है ना। एक सिंगल नॉर्थ पोल जो है प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता। पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, और एक साउथ होगा एक नॉर्थ होगा, उनमें भी कुछ प्रॉपर्टी में डिफरेंस होगा। बर वक्त हम बोल रहे हैं दोनों का अट्रैक्टिंग पावर सेम है, एक नॉर्थ की तरफ जा रहा है दूसरा साउथ की तरफ जा रहा, तो कुछ तो फ़र्क होगा। एक नॉर्थ की तरफ जा रहा है दूसरा साउथ की तरफ जा रहा है, कुछ तो फ़र्क होगा दोनों में। तो अभी तो बात ये हो रही है कि पोल्स always exist in pair, monopoles doesn't exist. Every magnet is a magnetic dipole, ये वर्ड यूज़ किया था dipole, yes, इलेक्ट्रिक डाइपोल भी होता है, आप पढ़ेंगे, है ना। वहाँ पे 2 चार्जेस होंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होगा, एक -q होगा, एक +q होगा, yes। तो दोनों,
है ना। दोनों के अंदर जाहिर सी बात है कि जो है वैल्यू सेम है, लेकिन दोनों में फ़र्क है, एक माइनस है एक प्लस है। तो उसी तरीके से वही कहानी साउथ और नॉर्थ के साथ भी है, दोनों में फ़र्क है। तो अगर एक प्लस है तो एक माइनस है डेफिनेटली और हम कंपेयर करेंगे तो जो नॉर्थ है उसको हम लोग प्लस मानते हैं और जो साउथ है उसको माइनस मानते हैं। तो ये चीज़ें अभी धीरे धीरे करके हमारे पास आएंगी। अगर हम मैग्नेट को कई पीस में काट दें, ब्रेक कर दें, तो हर एक पीस अपने आप में एक मैग्नेट होगा, है ना। ऐसा नहीं कि मैंने एक मैग्नेट था उसके दो पार्ट में काट दिया तो इधर नॉर्थ अलग हो गया साउथ अलग हो गया, ऐसा नहीं होगा। जो दो पार्ट बनेंगे या चार पार्ट बनेंगे उसमें ऑटोमेटिकली नॉर्थ और साउथ डेवलप हो जाएंगे। तो एवरी मैग्नेट इज ए मैग्नेटिक डाइपोल, मोनोपोल्स डोंट एग्जिस्ट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, लाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट रिपेल ईच अदर। अगर नॉर्थ अगर आपके पास आ गया और आप उनके पास लाएंगे तो वो रिपेल करेंगे, और जो नॉर्थ साउथ होंगे अनलाइक पोल्स वो अट्रैक्ट करेंगे। ये प्रॉपर्टी देखिए वापस आ गई ना, जस्ट लाइक चार्ज की ही तरह है, इसलिए मैंने वहाँ मेंशन कर दिया। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। तो काफ़ी सिमिलरिटी है हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी पार्ट है, जो चार्जेस का डिस्कशन है, और जो यहाँ पे मैग्नेट का डिस्कशन है, जो पोल्स का डिस्कशन है। तो धीरे धीरे चीज़ें हमारे समझ में आती चली जानी चाहिए। ठीक है, मोनोपोल्स डोंट एग्जिस्ट, ये सॉरी हो गया। और लाइक पोल्स जो होते हैं वो रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। उसके आगे क्या क्या है, अब देखिए एक बात यहाँ बताने की कोशिश की जा रही है जो आप आसानी समझ सकते हैं। लाइक पोल्स रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन एक मैग्नेट या मैग्नेटिक पोल क्या करता है, कैन अट्रैक्ट स्मॉल आयरन पीस। आयरन पीस तो मैग्नेट नहीं है या उसके अंदर पोल तो नहीं है, लेकिन तो एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल एक ऐसी बॉडी है जो मैग्नेट नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि भाई इसके अंदर तो मैग्नेटिज्म है नहीं, तो इसको भी, ये सिंपल आयरन पीस है, इसको भी अट्रैक्ट कर लेगा। तो इसका मतलब होगा कि अगर मुझे ये जानना हो कि जैसे ये नॉर्थ पोल है सामने और ये एक मैग्नेट का साउथ पोल है और ये एक मैग्नेट नहीं है, सिंपल आयरन पीस है, तो ये दोनों को अट्रैक्ट करेगा। तो फिर मैं ये श्योरिटी के साथ कैसे बताऊं कि ये वाला जो है वो एक मैग्नेट का साउथ पोल है या एक नॉर्मल आयरन पीस है। यानी अट्रैक्शन से मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ये जो नॉर्थ पोल है, मैं साउथ पोल भी लेके एग्जांपल समझा सकता हूँ, ये जो नॉर्थ पोल है वो साउथ को भी अट्रैक्ट कर सकता है और एक सिंपल आयरन पीस जो कि मैग्नेट नहीं है उसको भी अट्रैक्ट कर सकता है। तो इसको बोलते हैं कि अट्रैक्शन से जो है हम नहीं बता पाएंगे कि ये जो पीस है सेकंड वाला, पहला वाला तो मैग्नेट है, जो सेकंड वाला पीस है वो मैग्नेट ही है या कोई सिंपल आयरन पीस है जो कि मैग्नेट नहीं है, ये हम नहीं बता पाएंगे। यही चीज़ समझाया है यहाँ पे। सिंस ए मैग्नेट या मैग्नेटिक पोल कैन अट्रैक्ट ए स्मॉल पीस ऑफ आयरन एज वेल एज अपोजिट पोल, यानी अगर नॉर्थ पोल है साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा। सो अट्रैक्शन इज नॉट श्योर टेस्ट टू फाइंड वेदर द गिवन पीस, ये वाला पीस सेकंड वाला, वो मैग्नेट है कि नहीं है, ये हम अट्रैक्शन प्रॉपर्टी से नहीं बताएंगे। इसी को बोलते हैं रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अगले बॉडी को, अगले पीस को चेक करना है कि भैया आप मैग्नेट हो या सिंपल आयरन पीस हो, तो वो अट्रैक्शन से नहीं तय होगा, वो रिपल्शन से तय होगा। क्योंकि अगर ये नॉर्थ है और ये मान लो हमको नहीं मालूम है क्या चीज़ है, ये मैग्नेट है कि जो है सिंपल आयरन पीस है, लेकिन अगर ये इसको रिपेल कर रहा है तो 100% ये मैग्नेट था और सामने नॉर्थ वाला था और इसने रिपेल कर दिया। अट्रैक्ट करेगा तो फिर क्लैरिटी नहीं होगी कि वो साउथ ही था या सिंपल आयरन पीस था। रिपल्शन इज अ श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटाइजेशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इंडक्शन, है ना। कैसे वो आयरन पीस को अट्रैक्ट कर लेता है, तो उसके लिए हम बोलते हैं इंडक्शन करता है। यानी ये जो मेरा ओरिजिनल मैग्नेट है ये सामने वाले आयरन पीस के अंदर मैग्नेटाइजेशन पैदा करता है, इंड्यूस करता है।
और अगर ये आयरन टाइप का आयरन है, निकल है, कोबाल्ट टाइप का मटेरियल होगा, तो अगर ये मैं मैग्नेट लाऊंगा, ये मेरा ओरिजिनल मैग्नेट है और ये मेरा आयरन पीस था, अब ये मैग्नेट इसके अंदर मैग्नेटाइजेशन पैदा करेगा और इसके अंदर साउथ और नॉर्थ पोल पैदा हो रहे हैं, यानी उसको आयरन पीस को मैग्नेट बनाता है। और सामने साउथ ही क्यों पैदा होगा, वो प्रॉपर्टी का पार्ट है। और ये नॉर्थ है तो सामने साउथ पैदा होगा और इसके अंदर साउथ पोल पैदा करके और इसको क्या कर लेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरीके का जो अट्रैक्शन है दैट इज़ बाई इंडक्शन। यस, इसीलिए वो अट्रैक्ट कर लेता है। तो ये मैग्नेट is able to attract an iron piece by inducing magnetism in it। उसके अंदर मैग्नेटिज्म पैदा करता है, इंड्यूस करता है और फिर उसको अट्रैक्ट कर लेता है। इस तरीके से फिर मैं इसको हटा लूँ तो जो है ये वापस ओरिजिनल आयरन पीस बन पाएगा या उसके अंदर वो जो इंडक्शन हुआ है वो परमानेंट रह जाएगा। ये एक डिस्कशन का पार्ट होगा, समझ गए। तो परमानेंट मैग्नेटिज्म में ये होता है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ परमानेंट रह जाएगा, ठीक है। तो इंडक्शन अभी सब चीज़ें इंट्रोडक्शन लेवल पर हैं। यस, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट नहीं, जस्ट टू मेंशन। देखिए, तो ये दो और पैरामीटर्स कह सकते हैं इनको, प्रॉपर्टीज़ में तो शामिल नहीं है। मैग्नेट में दो टाइप की हम लेंथ की बात करते हैं, एक होती है मैग्नेटिक लेंथ या उसको बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ, और एक होती है उसकी एक्चुअल लेंथ या उसकी ज्योमेट्रिकल लेंथ। तो जाहिर सी बात है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट विल बी कॉल्ड मैग्नेटिक लेंथ। आप देख सकते हो। और एक्चुअल लेंथ उसकी एक्चुअली फिजिकल लेंथ है, एक्चुअल टोटल लेंथ ऑफ द मटेरियल। तो यहाँ पे देख सकते हो कि अगर आपके पास ये बार मैग्नेट है, इसके पोल्स नियर द एंड्स हैं, इसमें से एक साउथ है और एक नॉर्थ है, तो जो साउथ से नॉर्थ तक की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो उसकी मैग्नेटिक लेंथ है और जो बॉडी की टोटल लेंथ है वो उसकी एक्चुअल लेंथ है। तो ये एक पैरामीटर था, नॉट इम्पॉर्टेंट, जस्ट इन्फॉर्मेशन। तो इम्पॉर्टेंट बातें आपके सामने आ चुकी हैं, ठीक है, और इनको आप रिवाइज़ करिए और अगली क्लास लाइव होगी, वहाँ पे आप डाउट के फॉर्म पूछ सकते हैं। मैंने आपको आगे तक के भी नोट्स दे दिए हैं, आप इनको थ्योरी के फॉर्म में पढ़िए, एनसीईआरटी साथ के साथ फॉलो करिए और डाउट आए तो पूछिए। तो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जाहिर होता है मैग्नेटिक फील्ड ही के बारे में पढ़ना चाहते हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ना चाहते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन का कॉन्सेप्ट जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनों का भी कॉन्सेप्ट है वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड का है। और ये सब चीज़ें जो है आसान है, और ये फर्स्ट डे जाहिर सी बात है थोड़ा इंट्रोडक्शन में टाइम ज़्यादा चला जाता है, और थ्योरी तो हमारी अभी चलेगी एक आध दिन और, ठीक है। तो प्लीज़ रिवाइज। थैंक यू।